हाँ देखिए, आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम वर्ण, शब्द व वाक्य का अध्ययन करेंगे। वर्ण, शब्द व वाक्य। दूसरा अध्याय है वर्ण क्या है। पहले हम चलते हैं वर्ण पर। तो वर्ण क्या है? शब्द की न्यूनतम इकाई ही वर्ण है। शब्द की न्यूनतम इकाई शब्द की न्यूनतम इकाई ही वर्ण है। और शब्द क्या है? वाक्य की न्यूनतम इकाई ही शब्द है। वाक्य की न्यूनतम इकाई। अब आ गया वाक्य। वाक्य क्या है? तो भाषा की न्यूनतम इकाई। भाषा की न्यूनतम इकाई। वर्ण, शब्द और वाक्य, यानी वर्ण, शब्द और वाक्य क्या है? तो वर्ण क्या है? अभी बताया गया, शब्द की न्यूनतम इकाई ही वर्ण है। और शब्द क्या है? वाक्य की न्यूनतम इकाई ही वाक्य की न्यूनतम इकाई ही शब्द है। और वाक्य क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई ही वाक्य। अब क्रमशः एक करके इसका हम वर्णन करते हैं। वर्ण, पहले चलते हैं वर्ण पर। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके खंड नहीं किया जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो अक्षर क्या है? अक्षर, देखिए, अक्षर दो शब्दों से मिलकर के बना है। अक्षर। आ का मतलब क्या हुआ? आ का मतलब हुआ नहीं। क्या? नहीं। और क्षर का मतलब हुआ विनाश। आ का मतलब हुआ नहीं और क्षर का मतलब हुआ विनाश। अर्थात जिसका कभी विनाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात जिसका कभी विनाश न हो वही अक्षर है। और संस्कृत भाषा में हम यह कह सकते हैं, ना क्षरति इति अक्षर है। ना
क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी नाश न हो, ये था अक्षर। अब हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर बताए गए, अर्थात कुल 52 वर्ण, कुल 52 वर्ण बताए गए, जिसमें 11 स्वर तथा 41 व्यंजन। 11 स्वर 41 व्यंजन। देखिए, आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर का अध्ययन करेंगे। किसका? स्वर। स्वर क्या होते हैं? वे अक्षर जिसको बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिसको बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वही स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, अ आ इ ई उ ऊ, ए ऐ री ओ औ आ। ये देखिए, अ आ इ ई उ ऊ, ए ऐ री ओ औ, ये सब कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुए। अभी जो शेष बचा वो क्या है? अंग अह। अंग अनुस्वार हुआ और अह विसर्ग हुआ, वो स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये आपके ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अ आ इ ई उ ऊ, ए ऐ री ओ औ, ये 11 स्वर आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं स्वर के प्रकार की चर्चा करते हैं। क्या? स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। स्वर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, अर्थात स्वर 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर 3 प्रकार,
नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जो स्वर के 3 प्रकार बताए गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है अर्थात अल्प समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 आ, ई, उ, री। ये आपके ह्रस्व स्वर हुए। अब दीर्घ स्वर की बात आई तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। इसमें अल्प समय लगता है, इसका दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो 11 हुआ स्वर, 11 में 4 आपका ह्रस्व हो गया, बाकी 7 दीर्घ हुए। 7 में क्या? आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 7। इधर 4। जो आपके 11 स्वर बताए गए उसमें 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर। अब तीसरा है प्लुत स्वर। इन स्वरों को बोलने के लिए ऐसे जो प्लुत स्वर कहलाते हैं, उनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, राम। देखिए यहां आप देख रहे हैं ओ और म के बीच में यस के आकार का जो दिखाई दे रहा है, यस अक्षर का यह निशान प्लुत स्वर कहलाता है, क्योंकि ओ और म के बीच काफी समय व्यतीत करना पड़ रहा है। ओम, ओम नहीं, ओम, राम नहीं, राम, राम। तो यहां जो बीच में गैप किया जा रहा है यस के लिए, जो यस के आकार का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यही प्लुत स्वर कहलाता है। अब स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। स्वर के प्रकार 3 समझ में आ गए। स्वर 3 प्रकार के बताए गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अल्प समय लगता है, आ, ई, उ, री। 4 प्रकार के ह्रस्व स्वर बताए गए। दीर्घ स्वर जो 7 बताए गए, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें दुगुना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है। और इसमें इसकी मेन विशेषता है जो यस के आकार का बीच में आप निशान देख रहे हैं, ओम, राम, ये बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है प्लुत स्वर कहलाता है। अब हम स्वरों के उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान। स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? अब
जैसे लिख लेते हैं आ ई उ री। अब क्या बचा? ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ। तो आ ई उ ए री ए ऐ ओ औ, ये आपके 2 4 6 8 10 11। अब इनकी बात करते हैं उच्चारण स्थान की। आ इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उच्चारण स्थान कंठ है इसका। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का तालु है, तालु है। और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ। और री का मूर्धा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा। और ए ऐ ओ औ 2 बचा। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ ताल और ओ औ का कंठ ओष्ठ। कंठ ताल कंठ ओष्ठ, ये है। तो स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान की अगर बात बताई गई, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। अब हम ये कंठ ताल ओष्ठ मूर्धा क्या होते हैं इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उधर चलते हैं। ये जो कंठ आपको बताया गया, कंठ क्या है? जो कहते हैं ना गला, हमारे गले का भाग जो दिखाई दे रहा है, इधर से जब सांस के माध्यम से जब वर्ण निकलते हैं, हवा निकलती है, तो यानी गले के भाग की बात करेंगे। गले के भाग के द्वारा जब हवा निकलती है तो आ ऐसे वर्ण को कंठस्थान बताया गया। और ताल जो है ई की बात जो बताई गई, ऊपरी जबड़े के दांतों की बात करते हैं। ऊपरी जबड़े के दांतों की अंदर के स्थान को जैसे देखते हैं ऊपर ऐसे बना रहता है, थोड़ा सा गड्ढा युक्त, ऊपरी दांतों के ऊपर हल्का सा ताल, जीभ जहां देखते हैं और लगती है, तो उस स्थान को हम ताल कहते हैं। ऊपरी जबड़े के दांतों के अंदर का स्थान। अब ओष्ठ किसे कहते हैं? ऊ कहां से उच्चारण होता है? ऊपर और नीचे दोनों होठ की सहायता से जब हम उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ कहलाता है। और री जो मूर्धा है वो ताल के ठीक ऊपरी भाग वाली संरचना है, मूर्धा। अभी ताल आपको बताया, तो ताल के ठीक ऊपरी भाग वाले भाग की संरचना वो है, वो क्या कहलाती है? मूर्धा कहलाती है। और कंठ ताल जो है, कंठ और ताल दोनों को मिला करके, और कंठोष्ठ जो है कंठ और ओष्ठ दोनों मिला करके,
दोनों से टच करके जब हवा निकलती है और उच्चारण होता है तो यह कहलाता है। तो ये स्वरों का उच्चारण स्थान था। अब स्वरों का अन्य वर्गीकरण भी करते हैं। स्वरों का अन्य वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का जो अन्य वर्गीकरण किया गया वो निम्न प्रकार से किया गया। पहला जो है ये 3 प्रकार का है। आर्द्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये पहले के अंतर्गत है। ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ ये अग्र स्वर कहलाते हैं। ई ई और ए ऐ ये अग्र स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर जो है वो है आ। क्या है? आ, मात्र आ। और पश्च स्वर जो है उ ओ औ, उ ओ औ। अब शेष क्या बचा? आ, उ ओ औ आ। ये आपका पश्च स्वर। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। पहले में 3 प्रकार